हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं तथा आप सभी को नवरात्रि तथा ईद की बहुत बहुत बधाई। मैं ये जो क्लास है, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है जेट, उसमें हम लोग सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर करेंगे। और जेट का जो सिलेबस है ये आपका यूजीसी नेट के सिलेबस के सेम है, तो उस हिसाब से हम लोगों को इसकी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो कितना वास्ट होता है और किस प्रकार से हमको उसके प्रिपरेशन करने होते हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि जेट का सोशियोलॉजी का क्लास कब से स्टार्ट किया जाए, तो मैंने देखा कि ये जो समय है, नवरात्रि भी चल रहा है, हमारे रामनवमी भी आने वाला है, ईद भी हो आ गया है, तो हम लोग सोचे कि यही समय है जो एक नए कोई काम को स्टार्ट करने का। तो आप लोगों को मैं कम्युनिटी में भी बोल दी थी कि दोपहर के 3 बजे आपको ये क्लासेस मिलेंगी, जिसमें कि हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू साथ साथ करेंगे। ये आपका जो क्लास रहेगा आपके जेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स जेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। और क्लास आपको कैसी लगी, आपको कितनी हेल्पफुल लगी, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको क्लास की मैं टाइमिंग बता देती हूँ। सुबह के 8 बजे जो हम लोग क्लास करते हैं वो है झारखंड सहायक आचार्य, बिहार स्टेट और बीपीएससी के सोशियोलॉजी को सिलेबस को कवर कर रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हम लोग कवर करेंगे झारखंड जेट सोशियोलॉजी का, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का क्लास को। और रात के जो 8 बजे क्लास आएंगी उसमें हम लोग कवर करेंगे झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को, क्योंकि जिस एग्ज़ाम का सिलेबस से अकॉर्डिंग टू सेम है उसको वैसा ही मर्ज करके क्लास करवाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपने पास सिलेबस ज़रूर रखा होगा, तो आपका जो सिलेबस है उसमें आपको जेट का जो सिलेबस है उसमें टोटल 10 यूनिट्स दिया गया है। कितनी यूनिट्स है? टोटल 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स में आपको जो यूनिट 1 है वो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आपको शास्त्रीय सामाजिक परंपराएं पढ़ना होगा। और शास्त्रीय सामाजिक परंपराएं के अंतर्गत आपके 3 थिंकर्स आएंगे, इमानुएल दुर्कheim, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। ठीक है, तो आज जो हम लोग जिनके क्लास को कवर करेंगे वो है इमानुएल दुर्कheim जी। तो चलिए इनको क्लास को हम लोग कवर करते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिए। और या फिर जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स, जो कि मैं टोटल नोट्स बनाई हूँ, उसका आपका जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसा कि हम लोग क्या देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है वो है इमानुएल दुर्कheim। तो इनके टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इनकी हम लोग जन्म और मृत्यु को देख लेते हैं, क्योंकि ये भी जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इमानुएल दुर्कheim जी का जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो मिलान करने को दिए हुए रहते हैं। 1858 को एपिनल, फ्रांस के एपिनल नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा समाजशास्त्री? फ्रांसीसी समाजशास्त्री के नाम से जाने जाते हैं। अब आप बोलिएगा फ्रांसीसी समाजशास्त्री के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? फ्रांसीसी समाजशास्त्री के अंतर्गत आ जाएंगे। और इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1917 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी थ्योरी को जानने से पहले इनसे रिलेटेड हम लोग बुक को देखते हैं, क्योंकि कोई भी जो थिंकर्स है वो क्या करते हैं, अपने थ्योरी को बुक्स में ही देते हैं। तो इनके ऐसे तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की थी, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है, जैसे द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जिसमें उन्होंने श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में बात की थी, वो 1893 में इसकी रचना की थी। और साथ ही साथ ये इनका पीएचडी का भी शोध का भी विषय था। सेकेंड इनकी बुक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, जिसमें उन्होंने सामाजिक तथ्यों के संदर्भ में बात की थी। किसके संदर्भ में? सामाजिक तथ्यों के संदर्भ में। सामाजिक तथ्य क्या होता है इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। थर्ड इनकी बुक है द सुसाइड, जिसमें इन्होंने आत्महत्या के सिद्धांतों के संदर्भ में बात की थी। ये पुस्तक की रचना इन्होंने 1897 में की थी।
फोर्थ इनके बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, यानी धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो किस प्रकार का होगा, इसके बारे में इन्होंने बात 1912 में की थी। फिर तो 1917 में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद भी इनकी जो पत्नी थी लुइस ड्रेफ्स, उन्होंने जो पुस्तकों की रचना की वो था सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन 1922 में, सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी 1924 में, मॉरल एजुकेशन 1925 में, ठीक है। फिर और भी इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, जैसे द सोशियोलॉजी 1928 में, द इवोल्यूशन ऑफ पेडागोलॉजी इन फ्रांस 1938 में, लेक्स दी सोशियोलॉजी 1950, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो 1953, प्रेगमेटिज्म एंड सोशियोलॉजी 1955, ठीक है। इनके अगर सिद्धांतों की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों की रचना की थी, ठीक है, बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में बात की थी, लेकिन इनका जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जिनसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो है श्रम विभाजन का सिद्धांत, सामाजिक तथ्यों की अवधारणा, आत्महत्या का सिद्धांत और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप। इसके बाद भी इन्होंने दिया था मूल्यों के सिद्धांत के बारे में, नैतिकता का सिद्धांत, सामूहिक चेतना की बात की थी कि सामूहिक चेतना कितने प्रकार के होते हैं, आदर्शहीनता की बात की थी, अपराध दंड कानून की अवधारणा दिए थे, ज्ञान का समाजशास्त्र के बारे में बात करते हैं, ये प्रकारवादी समाजशास्त्री थे, प्रकारवाद की अवधारणा दी थी इन्होंने, और सामूहिक प्रतिनिधान क्या होते हैं उसके बारे में भी बात किए थे। तो एक एक करके हम लोग इनकी थ्योरी को देखते हैं कि इनकी थ्योरी जो है वो क्या बताई जा रही है, और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी, और इसका जो कंप्लीट नोट्स है ये आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इमानुएल दुर्खैम जी को अगस्त कॉम्ट का वास्तविक उत्तराधिकार बताया जाता है, क्योंकि अगस्त कॉम्ट ने तो समाजशास्त्री की स्थापना कर दी, लेकिन इसको व्यापक रूप में प्रचार प्रसार या फैलाव के लिए जिसको जिम्मेदार माना गया वो थे इमानुएल दुर्खैम। इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा विकास इसमें इन्होंने किया था, जिसके कारण इन्हें अगस्त कॉम्ट का वास्तविक उत्तराधिकार माना जाता है। ये समाज को सर्वोपरि सबसे देवता मानते थे, यानी वास्तविक देवता मानते थे। ये समाज को महत्वपूर्ण मानते थे, और हम कह सकते हैं इमानुएल दुर्खैम जी ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें एकादमिक समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के भी जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखे जा सकते हैं कि समाजशास्त्र का एकादमिक प्रोफेसर कौन है, ये सभी। और इनका अगर प्रभाव की बात करें तो इनके ऊपर सेंट साइमन मोंटेस्क्यू का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा था। इन्होंने एनी सोशियोलॉजिक के संपादक के रूप में भी कार्य किए थे। कॉम्ट जो थे वो कॉम्ट स्पेंसर की तरह ही इमानुएल दुर्खैम भी समाजशास्त्र को किस रूप में देखते थे, तो प्रत्यक्षवादी विज्ञान के रूप में देखते थे। कैसे देखते थे, तो प्रत्यक्षवादी विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को देखते थे, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि जो स्वर्ग है वो स्वर्ग क्या है, समाज का एक महिमा मंडित समाज है। तो इनकी जो पहली थ्योरी है श्रम विभाजन का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत, ये जो थ्योरी है ये इनकी पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो कि 1893 में आई थी, इसमें इन्होंने इसके संदर्भ में बात की थी। और क्या बताया था कि इसमें ही इन्होंने जो यांत्रिक एकता, सावयविक एकता के बारे में बात की थी, ठीक है, कि समाज के अंतर्गत श्रम का विभाजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समाज में सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर अगर श्रम भी करने को रहे तो समाज सही प्रकार से चलेगा। साथ ही साथ इन्होंने इसी के अंतर्गत आपको बुजुर्गवा, सर्वहारा, ठीक है, ये सब भी जो थी ये सब की बातें भी बताई थी। और यांत्रिक एकता, सावयविक एकता के बारे में भी बात की थी। देखिए, कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, जैसा कि आप सभी बात जानते हैं, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बुजुर्गवा, सर्वहारा की बात की थी कि दो प्रकार के वर्ग रहते हैं। इसी चीज़ को इन्होंने क्या किया था कि समाज के अंतर्गत जो है वो यांत्रिक एकता, सावयविक एकता के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं
क्या देख सकते हैं कि देखिए समाज के अंतर्गत कोई भी ऐसा वर्ग है जिसमें दो प्रकार के लोग नहीं रहते हो, सभी जगह दो प्रकार के लोग रहते हैं। तो जनसंख्या जो है ये भौतिक घनत्व का बात करता है और नैतिक घनत्व में भी वृद्धि होती है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, कोई एक परिवार है मान लीजिए, उस परिवार में अगर एक सदस्य के ऊपर ही सारा भार आ जाए तो वो परिवार सही ढंग से चलेगा। लेकिन अगर परिवार के अंतर्गत जो अलग अलग व्यक्ति हैं उनके कार्य की क्षमता के अनुसार अगर उनका बंटवारा किया जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये परिवार भी जो है ये सही ढंग से चलेगा। इसके बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने व्यवसाय में विभेदीकरण की बात की थी। एक क्वेश्चन आपका इसी के अंतर्गत आ सकता है कि सर्वप्रथम व्यवसाय में विभेदीकरण की बात किन्होंने की थी, तो एडम स्मिथ ने की थी द वेल्थ ऑफ नेशन के आधार पर। किस पे आधार पर, वेल्थ ऑफ नेशन के आधार पर। जब हम लोग कार्ल मार्क्स की थ्योरी को पढ़ेंगे, यहाँ पे तो यांत्रिकी एकता साम्यवस्था एकता में बात कर दी, लेकिन कार्ल मार्क्स जी की जब हम थ्योरी को पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि समाज में इन्होंने जहाँ यांत्रिक एकता साम्यवस्था एकता में वर्गीकरण किया है, उसी तरह से उन्होंने वहाँ पे बुजुर्गों और सर्वहारा के रूप में इसका वर्गीकरण किया है, ठीक है। ये चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यांत्रिकी एकता क्या होता है, यांत्रिक जो एकता होता है, जो श्रम विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत ये देखते हैं, इसमें सामूहिक चेतना प्रभावित होती है, ये भौतिकवादी व्यवस्था होती है और इसका निर्धारण आयु के आधार पर होता है। आदिवासी समुदायों में अधिकतर देखने को मिलता है, लिंग के आधार पर होता है। और जो साम्यवी एकता होती है ये पारस्परिक निर्भरता पर आधारित होती है और जो साम्यवी एकता है ये हमें आधुनिक समाजों में देखने को मिलती है। ये था इनका श्रम विभाजन का सिद्धांत। नेक्स्ट जो इनकी थ्योरी है वो है सामाजिक तथ्यों की अवधारणा, जिसके बारे में उन्होंने बात द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में किया था। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बांधने का काम कौन करता है, तो समाज करता है। इसलिए इन्होंने समाज को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट माना है और व्यक्ति को क्या माना है, गौण माना है। सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट्स में उन्होंने क्या किया कि दो प्रकार के उन्होंने इसका वर्गीकरण किया था, एक तो टोटम के रूप में और एक टैबू के रूप में। टोटम को इन्होंने पवित्र माना और टैबू को इन्होंने अपवित्र या निषेध माना था। जैसे देखिए टोटम के अंतर्गत क्या आ जाता है, कोई भी पेड़ पौधे जिनको कि कोई भी वस्तु जिनको पूजनीय माना जाए वो टोटम के अंतर्गत हो जाता है, सोशल फैक्ट्स के अंतर्गत आ जाता है। और जिनको निषेध माना जाता है कि जिस काम को मना ही रहता है, ठीक है, कि हमको ये काम नहीं करना है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका अपवित्र के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे देखिए इन्होंने बात की है कि कोई भी सामाजिक तथ्य होते हैं जब उसको पूरा संसार मानता है तो क्यों मानता है, कोई ना कोई उसका कारण जरूर रहा होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि हर एक घर में हर एक परिवार में तुलसी को जल चढ़ाया जाता है, तो सबसे पहला व्यक्ति जिसने तुलसी के ऊपर जल चढ़ाना स्टार्ट किया था उसने देखा कि ये जो पौधा है इसमें इतने औषधीय गुण हैं कि अगर इनका संरक्षण किया जाए तो हमारे लिए ये लाभकारी ही सिद्ध होगा। तो कोई भी पेड़ पौधा के लिए तो जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी इम्पॉर्टेंट है उसी प्रकार से आपको जल भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जल उनको दिया जाने लगा, पेड़ को दिया जाने लगा। वो तो तुलसी का पौधा था, तो इससे क्या हुआ, वो बढ़ता गया। तो वो व्यक्ति डेली, पहला जो व्यक्ति था डेली जल चढ़ाता था, तो उसको देखा देखी करके और भी जितने व्यक्ति थे उसको फॉलो करने लगे। लास्ट में क्या होगा, ये एक सोशल तथ्य के रूप में सोशल फैक्ट बन गया, ठीक है, कि सभी इसको जल चढ़ाते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए अभी वर्तमान समय में कोई अगर व्यक्ति बोले कि हम तुलसी को जल नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है, सबको मना करे, तो क्या समाज मानेगा इसको? नहीं मानेगा, क्योंकि अभी ये हमारे समाज में पूरी एक तरह से समाहित हो गया है, ठीक है, हम लोग इसको पूजनीय मानने लगे हैं। तो पहला व्यक्ति जो चढ़ाया था उसको वो भी आकर बोलेगा, फिर भी समाज इसको नहीं मानेगा, ठीक है, क्योंकि समाज क्या हो गया है, सर्वोपरि हो गया है इस चीज़ को मानने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट था इनका आत्महत्या का सिद्धांत। इनका आत्महत्या का जो सिद्धांत था इसके अंतर्गत इन्होंने नेक्स्ट जो आत्महत्या का सिद्धांत है हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको क्लास कैसे लगी यह मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।